गुजरात की सियासत पाटीदारों के आसपास आकर जैसे ठहर सी गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक पटेलों को साधने में लगे हैं, लेकिन पाटीदारों का वोट मिलेगा किसे, इस बात पर अब भी संशय बना हुआ है। इस बीच पाटीदारों ने एक बार फिर कांग्रेस को आरक्षण के मुद्दे पर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। क्या गुजरात में कांग्रेस को मिलेगा पाटीदारों का साथ या आरक्षण पर बिगड़ जाएगी बात? पाटीदारों का कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम। गुजरात में कांग्रेस और पाटीदारों के बनते बिगड़ते समीकरण के बीच एक नया पेच फंस गया है। आरक्षण को लेकर अपनी मांग पर अड़े पाटीदारों ने अब कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसी को लेकर पाटीदार नेताओं के बीच मीटिंग पर मीटिंग का सिलसिला जारी है। बताया यह भी जा रहा है कि पाटीदारों ने कांग्रेस से 30 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस 10 से 15 सीट ही देने पर राजी है। सूबे में पहले चरण के मतदान के लिए महज 18 से 19 दिन का वक्त रह चुका है। कांग्रेस में लिस्ट के नाम पर आखिरी वक्त के सस्पेंस ने पाटीदारों की नाराजगी बढ़ा दी है। देखिए, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कल हुई थी, तो सब कुछ अच्छा होगा और मुझे भरोसा है कि हमारी जो लड़ाई है उसके अंदर हमारा विजय होगा। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार हार्दिक पटेल खेमे में सेंधमारी कर रही है। केतन पटेल के बाद पाटीदार नेता अमरीश पटेल और श्वेता पटेल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब हार्दिक की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा विरोध ये है, पाटीदार आरक्षण जब शुरू हुआ तब की बात हम करें कि कोई एक आदमी पाटीदार आरक्षण का विरोध कर रहा है, तब से आज तक स्टिल टुडे उसका आरक्षण का विरोध कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि पाटीदार को ओबीसी में नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि वो आदमी पाटीदार के नाम से आगे बढ़ा और उससे उन लोगों से हाथ क्यों मिलाए। बीजेपी की इस जोड़ तोड़ पर कांग्रेस की भी नजर है और वो लगातार बताने की कोशिश कर रही है कि वो पाटीदारों की सच्ची हितैषी है। जिस तरीके की परिस्थिति कुशासन की भाजपा की जन विरोधी नीतियों की वजह से हुआ, कांग्रेस पक्ष हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि गुजरात में जो भी समाज है, इसके सरकार का दमन का जो परेशानी झेलते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हर हमेशा मदद करती है। चुनाव का मौसम वादों और विवादों से भरा होता है और गुजरात फिलहाल इसी दौर से गुजर रहा है। खासकर गुजरात का पटेल गेम बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। और बड़ी खबर आपको बता दें, ललित वसोया धोराजी होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। कल वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि आज शाम तक लिस्ट आ सकती है। वहीं पाटीदार आरक्षण की अगर बात करें तो समिति के संयोजक थे और हार्दिक पटेल के करीबी माने जाते हैं ललित। कल वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ललित वसोया धोराजी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। उनके नाम पर सहमति बन गई है। कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज शाम तक लिस्ट आ सकती है। ललित ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें आपको, पाटीदार आरक्षण समिति के संयोजक थे। हार्दिक पटेल के करीबी माने जाते हैं ललित। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता पूरव पटेल। सीधे उनके पास चलते हैं। पूरव, कांग्रेस की अभी पहली लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। समीकरण में पेच उलझता ही जा रहा है। अल्टीमेटम दिया गया है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए श्वेता, दो बात सामने निकल कर आ रही है। पहली, आज शाम तक कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और दूसरी जो अभी हमने दर्शकों को दिखाई कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े और हार्दिक के बेहद करीबी ललित वसोया को कांग्रेस धोराजी विधानसभा इलाके से टिकट दे सकती है। अगर शाम को कांग्रेस की सूची में ललित वसोया और एक दो नाम अगर पाटीदार आरक्षण आंदोलन या हार्दिक के करीबी के आते हैं तो सीधा ये मतलब निकलता है श्वेता के आरक्षण समिति का जो सपोर्ट है वो कांग्रेस के साथ जाता है। लेकिन इंतजार लिस्ट का करना होगा श्वेता, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर कपिल सिब्बल और पास के नेताओं के बीच जो मीटिंग हुई थी उसका अल्टीमेटम आज शाम तक खत्म हो रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि आरक्षण के से जुड़े कुछ नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं। तो
सस्पेंस बरकरार है। इस बीच जो खबरें आ रही है ललित वसोया की आ रही है, 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। और तीसरी बात, कांग्रेस की पहली सूची में क्या आरक्षण से जुड़े नेताओं की टिकट की लॉटरी लगती है या नहीं? जी बिल्कुल, लेकिन हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी, आपने बताया कि पाटीदारों ने कांग्रेस से 30 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस 10 से 15 सीटें ही देने को राजी है। ऐसे में विवाद पूरी तरह से सुलझा नहीं है, अभी मुश्किलें सामने कांग्रेस के हैं। बिल्कुल, दिल्ली में जो मुलाकात हुई थी उसके बाद जो आरक्षण समिति है उन्होंने ज़्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो अभी 10 या 12 सीटों पर राजी हुई है। आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस कितने आरक्षण से जुड़े नेताओं को अपना टिकट देने जा रही है। पेच अभी भी बरकरार है, सुलझा नहीं है दोनों के बीच। लगातार ये चौथी मीटिंग हुई, आज शायद शाम में मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो कांग्रेस की सूची ही तय करेगी और हार्दिक पटेल उसके बाद तय करेंगे कि आखिरकार जारी हो सकती है। फिर हम आपसे अपडेट लेंगे पूरा। पटेल, फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात में चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। सूरत में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के लिए प्रचार किया और मोदी की जीत की दुआएं मांगी। चेहरे पर हिजाब, गले में भगवा पट्टिका और हाथों में बीजेपी का झंडा, ये गुजरात चुनाव का रंग है। तस्वीरें सूरत के लिम्बायत इलाके की हैं, जहां मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सड़कों पर उतरी और प्रचार किया। मुस्लिम महिलाएं घर घर जाकर लोगों से मिली और मोदी को जिताने की अपील की। मोदी साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और विकास भी हम लोगों को अभी लगा कि बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है और हम लोगों के लिए ऐसा नेता मिला है कि हमारा भविष्य सुधर सकता है लेडीज़ों का, और लेडीज़ों को अच्छा काम भी मिल रहा है। और मोदी सरकार आना चाहिए और आएगी, और हम लोग की सब दुआ है कि मोदी साहब जरूर आएगी। पीएम मोदी की जीत की दुआ मांग रही मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उनकी जिंदगी में अच्छे दिन लौटे हैं, फिर वो चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या 3 तलाक का मुद्दा। हम आज सड़कों पे नरेंद्र जी भाई के लिए उतरी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उनके हमारी बेटी के जीवन के लिए, उनके अभियान के लिए उतरे। नरेंद्र भाई ने जो कुछ किया है वो कोई पार्टी ने नहीं किया है। नरेंद्र भाई ने हमारे घर से लेके पढ़ाई से लिए बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। गुजरात में करीब 9% मुस्लिम मतदाता है, जो 182 विधानसभा सीटों में से 25 पर असर रखते हैं। गुजरात का मुस्लिम मतदाता 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, लेकिन 2007 के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के इस वोट बैंक में सेंधमारी की है। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का करीब 20% वोट बीजेपी को मिला। इसी का नतीजा रहा कि 25 मुसलमान बहुल्य सीटों में 17 सीटों पर बीजेपी और 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। सूरत के लिम्बायत इलाके में 72,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनका वोट बीजेपी की झोली में लाने का जिम्मा अब इन महिलाओं ने उठाया है, और अगर ये अपने मिशन में कामयाब होती हैं, तो ये बीजेपी की बड़ी जीत होगी। श्वेता सिंह, न्यूज़ नेशन, सूरत। और इस बीच गुजरात बीजेपी में असंतुष्टों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कई नेता टिकट नहीं मिलने से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पूरे मामले पर खुद नजर रख रहे हैं। तो क्या चुनौती है? विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अब तक 2 लिस्ट जारी हो चुकी है और कई असंतुष्ट नेता मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लिस्ट में नाम न आने से कई ऐसे नेता नाराज हैं जो अब खुलकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। कोडिनार से विधायक जेठा सोलंकी ने इस्तीफा दे दिया है। बड़वान से आईके जडेजा का टिकट कटने से भी वो और उनके समर्थक नाराज हैं। तो बड़वान से पाटीदार नेता धनजी भाई को टिकट मिला है। नवसारी के आदिवासी नेताओं में भी नाराजगी है टिकट कटने से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी को मिले हैं कई नेताओं ने इस्तीफे अपनी सौंप दी है। अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल की कमान संभाली है। सबको संतुष्ट करने की कोशिश में अमित शाह खुद लगे हुए हैं। भावनगर शहर का कालिया बेड इलाका एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी है। गुजरात में चुनाव के सियासी समीकरण साधने में जुटी हैं बड़ी पार्टियां। अहमदाबाद और दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है और इसके साथ ही सूबे के अलग अलग इलाकों से उठने लगी है मांग।
पुराने मुद्दे फिर से लोगों की जुबान पर आने लगे हैं। ऐसे ही एक बड़ा मुद्दा है एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी कही जाने वाली भावनगर के कालियाबेड़ इलाके की। कालियाबेड़ की अवैध कॉलोनी 1973 से बसनी शुरू हुई। ये पूरा इलाका 1100 एकड़ में फैला है। यहाँ लोगों ने मकान तो बना लिए हैं, लेकिन पक्के दस्तावेज किसी के पास नहीं है। इस वजह से लोगों को मकान पर लोन नहीं मिल पाता है। पिछले कई चुनावों से बीजेपी कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का वादा कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब जल्द ही ये सारा मसला हल हो जाएगा। अभी से कोई भी आदमी दस्तावेज बना के कॉरपोरेशन में उसका बिल्डिंग का प्लान रखेंगे तो उसको हम मंजूरी देंगे और राहत मिलने वाली है। ऐसा बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया है। जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोगों के साथ छलावे का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। आज तक मुझे यकीन है कि भाजपा जब जब इलेक्शन आता है तब तक ऐसे ब्लंडर चलाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं। कुछ होने वाला नहीं है रेगुलराइज, ऐसा मेरा मानना है। इस कॉलोनी को रेगुलराइज करने में कई कानूनी दिक्कतें अब भी कायम हैं। देखना यह है कि यहाँ के बाशिंदों को कितने चुनाव तक इस आंख मिचौली से गुजरना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे हम आपको दिखाएंगे चाय पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। फिल्म पद्मावती की रिलीज डेट टल गई है। फिल्म निर्माताओं ने रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। 1 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन लगातार जिस तरह से पूरे देश में विवाद हो रहा है फिल्म को लेकर, उसके बाद अब इसकी रिलीज की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। बढ़ते आगे, राजकोट में क्या है चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे, कैसा है वहां का सियासी माहौल। चाय पर चर्चा के दौरान हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, सुनिए। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला राजकोट, जिसने दिया गुजरात को उसका मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उसके बदले में राजकोट को क्या मिला? क्या गुजरात के विकास मॉडल से राजकोट सहमत है? आ विधानसभा चुनाव में शू छे गुजरातનું मूड, हम पूछने आ गए हैं केम छो राजकोट। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ कर रहे हैं विकास और राजनीति पर चाय पर चर्चा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस विकास मॉडल की बात होती है, कितने सहमत हैं आप गुजरात के इस विकास मॉडल से? नहीं, बहुत नहीं है, थोड़ा कम है। क्या कारण? नहीं, वो बात ज्यादा करते हैं, विकास कम करते हैं। राजकोट के विकास मॉडल की बात होती है। यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी चुनाव लड़कर गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बदले में राजकोट को क्या मिला? राजकोट को आज तक कुछ भी नहीं मिला। नरेंद्र मोदी भी यहाँ से जीत के गए, विजय भाई रूपानी भी यहाँ से जीत के गए, माननीय वजूभाई वाड़ा भी यहाँ से जीत के गए, जो भी कर्नाटक के राज्यपाल है। राजकोट को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है, राजकोट को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन राजकोट को गुंडागर्दी से अलावा राजकोट को कुछ नहीं मिला आज तक। यहाँ हर 2 दिन में 2 मर्डर होते हैं और हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि राजकोट में शांति है, कोई कायदा कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। गुजरात के लोग कड़क चाय पीना पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे कड़क फैसले लिए हैं। कुछ और लोगों से जानते हैं कि इन फैसलों से कितने सहमत हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद क्या असर पड़ा है? नोटबंदी और जीएसटी से इतना असर पड़ा है कि जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग है, वो बिल्कुल बंद हो गए और लोग आत्महत्या करने लगे हैं। उसके पास धंधा नहीं है, बेरोजगार हो गए हैं। और खास बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का विकास बोलते हैं कि विकास हुआ है बीजेपी के कार्यकरों का कौभांड करके। और विकास रोड रास्ता आप देख लीजिए राजकोट के, कहीं भी विकास नहीं है। ठीक है, पाटीदारों ने, ओबीसी ने, दलित ने, हर वर्ग ने अपना नेता चुन लिया है, तो गुजरात क्या जातियों में बंटकर वोट करने वाला इस बार? जातियों में बंटकर वोट करने की बात नौबत कब आती है? जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने एक जाति को यहाँ डिवाइड करने का ही काम किया है। और यहाँ जो विजय रूपानी अभी सीएम बने हैं वो जाति पर ही आधारित बने हैं। वो जो सीएम बने हैं वो अमित शाह के नेजा के नीचे बने। अमित शाह यहाँ से बनिया बोलते हैं, वो कौम के आते हैं। वो जातिवाद उसने ही शुरू किया है। जातिवाद की राजनीति गुजरात में कभी थी नहीं। मात्र न मात्र विकास के नाम पर, विकास नाम का बाबा आ गया है पर बड़ा नहीं होता है। विकास नाम का बाबा है जो बड़ा नहीं होता है, इसलिए गुजरात और राजकोट की जनता आज इतनी परेशान है। गुजरात में बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को देखती है गुजरात की जनता? नहीं, भाजपा को देखते हैं हम। क्या कारण? जीएसटी, रास्ते बहुत अच्छे बना लिए, रास्ता साफ होता है, सुबह शाम 2 टाइम रास्ता साफ होता है। जीएसटी काला धन बाहर आया है, रास्ते एकदम क्लीन होते हैं। 2 बार दिन में 24 घंटे में, एक रात को एक सुबह 2 टाइम रास्ते साफ रहते हैं। शिक्षा और रोजगार की बात होती है, कहते हैं यहाँ पे युवाओं को मौके नहीं मिल रहे। मौके मिलते हैं, उठाने वाले बहुत कम है। अब
कुछ और लोगों से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ पर विकास हो रहा है, जबरदस्त विकास है, गुजरात के मुख्यमंत्री यहीं से चुनाव जीतकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इस विकास मॉडल से हम सहमत नहीं है। आप सहमत है गुजरात के विकास मॉडल से? जरूर सहमत है हम। कहाँ विकास हुआ? चारों तरफ होता है, रास्ता अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है, हाँ? रोजगार के बहुत सारे मौके और रोजगार के बहुत सारे मौके खोलने वाली है सरकार। राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, इसका कितना असर पड़ता है जनता पर? राहुल गांधी को मंदिर भेजने के लिए मजबूर तो किया ना किसी ने, यही गुजरात की ताकत है। क्या धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर बंटकर वोट करेंगे या एक होकर गुजरात विकास के नाम पर वोट करेगा? गुजरात खाली विकास के नाम पे ही वोट करेगा, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक मस्जिद में ही जाता था, मंदिर में कहीं नहीं जाता था। इसको जाने के लिए मजबूर किसने किया? वो भाजपा ने ही मजबूर किया। कांग्रेस पार्टी को विकल्प के तौर पर क्या देखती है गुजरात की जनता? विकल्प तो कांग्रेस तो कई रेस में है ही नहीं, अभी भाजपा ही है गुजरात में 100%। भारतीय जनता पार्टी को राजकोट में बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन विकल्प के तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी को देखती है गुजरात की जनता? इसे लेकर अभी साफ तौर पर कोई तस्वीर उभरकर सामने नहीं आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या रंजन राउतरे के साथ विशाल कालरा, न्यूज नेशन, राजकोट।